Hello everyone, I am Manisha Priya and welcome to my YouTube channel EduCloset। आज हम क्लास 6 NCERT ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की फुल डिटेल समरी को पढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज़। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial body। हमारे यूनिवर्स में जितने भी वंडर्स हैं, चाहे वो सन, मून, स्टार्स, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सारे चीज़ क्या होते हैं? तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे चीज़ को हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है planets। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। वो किसके लाइट से लिट होते हैं? तो वो स्टार के लाइट से लिट होते हैं। वैसी बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसी बॉडीज़ को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती है जिनके पास अपनी हीट और लाइट होती है। सन उसमें से एक है। सन किस में काउंट किया जाता है? तो सन को हम लोग स्टार में काउंट करते हैं। प्लैनेट किस वर्ड से बना है? प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से बना है। प्लैनेटाई मीन्स वंडरर। वंडरर मतलब इधर उधर घूमने वाला। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है। मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। ऑल द 8 प्लैनेट्स गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये सारे के सारे प्लैनेट्स अपना हीट और लाइट कहाँ से पाते हैं? तो अपने सन से पाते हैं। All 8 planets of the solar system move around the sun in fixed elongated part. They are called orbit। ये सारे planets हैं सोलर सिस्टम के, वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ पे रिवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। हमारे अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टोटल कितने टाइम लगते हैं? तो टोटल 365 डेज टाइम लगते हैं और साथ ही साथ उसको अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। हमारा दिन और रात का जो होता है, दिन कैसे होता है और रात कैसे होता है, तो उसकी वजह सिर्फ क्या है? उसकी वजह है अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हमारा सबसे सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट क्या है? तो मरकरी है। मरकरी, फिर उसके बाद वेनस आता है, फिर अर्थ आता है, मार्स आता है। ये हमारा एक सीक्वेंस में है। मैंने जैसे बताया ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये एक लाइन से है। पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है। अब मरकरी अपने एक सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल 88 डेज लगते हैं और अपने एक्सिस पे स्पिन करने के लिए उसको 59 डेज लगते हैं। वैसे ही वेनस को भी लगते हैं। वेनस को अपने एक रिवोल्यूशन लगाने में उसको टोटल 255 डेज लगते हैं और अपने एक्सिस पे रोटेट करने में टोटल समय जो उसको लगता है वो टोटल समय होता है 243 डेज का। Jupiter, Saturn and Uranus, एक सेकेंड। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जिनके चारों तरफ रिंग्स बने हुए रहते हैं। और ये रिंग्स किसके बने रहते हैं? तो ये रिंग्स बने रहते हैं स्मॉल डेब्रिस के बने हुए रहते हैं। मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर इनर प्लैनेट्स क्लोज टू द सन। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। मर्करी, वेनस, अर्थ और मार्स को हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। यानी पहले शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, वो इनर प्लैनेट है और वो सन के सबसे नज़दीक हैं। और वो किस चीज़ से बने हुए रहते हैं? तो वो रॉक से बने हुए रहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। दे आर फार फ्रॉम द सन एंड आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून
एक आउटर प्लैनेट को कहा जाता है। ये सारे के सारे प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स हैं और ये सन से काफ़ी फार है और इसको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। हमने ये तो बताया जो फर्स्ट के जो चार प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने हुए रहते हैं, लेकिन जो लास्ट के जो चार प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो किसके बने हुए रहते हैं? तो वो बने हुए रहते हैं गैसेस और लिक्विड। दे आर मेड अप ऑफ ह्यूज they are made up of gases and liquids. Venus is considered Earth twin. वेनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ का ट्विन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेनस और अर्थ का शेप और साइज ऑलमोस्ट लगभग इक्वल होता है, मतलब एकदम इक्वल नहीं होता है, मतलब लगभग बराबर ही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है। और मान लिया ये क्वेश्चन आया सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट्स हमारा सबसे वेनस है। मरकरी सन के सबसे नज़दीक है लेकिन वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वो इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि मरक्यूरी पे कोई भी गैसेस नहीं है। वेनस पे एटमॉस्फेयर है एंड गैसेस है, जिस कारण से वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है डिस्पाइट बिंग फार फ्रॉम सन। मरक्यूरी इज़ वेरी नियर टू सन, लेकिन फिर भी वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि उसमें हीट आती है फिर वो चली जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some celestial body known as asteroids and meteorites form the solar system. हमारे सोलर सिस्टम को कैसे फॉर्म करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में मतलब क्या क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, ये सारे के सारे चीज़ मिल के बनाते हैं हमारा एक पूरा एक सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को ये बनाते हैं। सोल in Roman mythology is the sun god. Solar means related to sun. Roman mythology में सोल को sun god कहते हैं और solar means something related to sun, मतलब sun से related है। The sun is in the center of the solar system. It is used and made up of extremely hot gases. सन जो है बिल्कुल सेंटर में, जैसे हमारे हेड ऑफ द फैमिली हमेशा सेंटर में रहते हैं, वैसे ही सन जो है वो सबसे सेंटर में है और सन जो है बहुत ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है और वो किससे बना हुआ है? हॉट गैसेस से बना हुआ है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सन इतना गर्म क्यों होता है? सन एकदम आग का गोले की तरह होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि सन किससे बना हुआ रहता है? गैसेस से बना हुआ रहता है और गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन की वजह से क्या हो जाता है? सन एकदम हॉट बन जाता है, एक्सट्रीमली हॉट। इसलिए सन क्या है? एक्सट्रीमली हॉट होता है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करता है। ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन नॉट फेल्ट so much because despite being our nearest star, it is far away from us. इतनी ज़्यादा हीट होने के बाद हमें इतनी हीट का महसूस, इतना हीट का एहसास नहीं होता। क्यों? ऐसा कारण क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमें इतना नहीं होता, किस वजह से होता है? क्योंकि वो हमारे नज़दीक है लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, जिस वजह से वो हमें उतना हीट का एहसास नहीं होता। अब ये हमारे एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कौन सा प्लैनेट सन के अराउंड रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगाता है, कौन सा प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे है, ये सब इस पे दिया हुआ है। ये सब आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने खुद के प्लैनेट जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हम जहाँ रहते हैं वो उस प्लैनेट का क्या नाम है? तो उस प्लैनेट का नाम है अर्थ। गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमने पहले ही बताया था प्लैनेट्स अपना हीट और लाइट कहाँ से लाता है? तो वो सन से लाता है।
उसी तरह अर्थ भी अपना हीट और लाइट कहाँ से लाता है, तो वो सन से लाता है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ को, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। वो टोटल एक रेवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, तो इट टेक्स अबाउट 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। The earth also rotates on its axis. It takes around 24 hours to complete one rotation. अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व तो करता ही करता है, लेकिन अपने खुद के एक्सिस पे भी रोटेट करता है। उस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है, तो अर्थ को 24 आवर्स का समय लगता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स। अर्थ जो है पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, थोड़ा सा वहाँ पे वो फ्लैटेंड है, इसीलिए उसको जियोइड नाम से जाना जाता है। जियोइड मीन्स क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है, एक लौता यूनिक प्लैनेट है जिसके पास लाइफ या सर्वाइवल का मतलब सर्वाइवल पॉसिबल है अर्थ पे। और कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें लाइफ पाया जा सके, लाइफ हो सके, मतलब आदमी सर्वाइव कर सके वहाँ पे। हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है टेम्परेचर सही हो, टेम्परेचर के साथ साथ वाटर हो, एयर हो। गैसेस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नेसेसरी है। हमें कैसा वेदर चाहिए, हमें ना ही ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो, वैसा टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। ये सारी चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है ऑक्सीजन गैस। हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, उसके बिना लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो कहाँ पे है, सिर्फ अर्थ पे ही है पाया जाता है ऑक्सीजन। दैट्स वाई अर्थ हैज़ फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल। तो लाइफ का एग्जिस्टेंस सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, तो सिर्फ वो अर्थ पे पॉसिबल है। इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये ब्लू नज़र आता है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा किससे कवर्ड है, तो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब वही लाइट को सन को अर्थ तक पहुंचने में, सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगता है, 8 मिनट। लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun. अब जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स के अराउंड भी कोई चीज़ मूव करता है, तो वो क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। तो सैटेलाइट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। सैटेलाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और एक होते हैं ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में तो बहुत सारे आगे जो इंडियन सैटेलाइट है, जैसे इंडिया में बने हुए इनसैट, एडोसैट, ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication purpose. अब हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों बनाया गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए बनाया गया ताकि हम लोग अब यूनिवर्स में क्या हो रहा है ये सारा इन्फॉर्मेशन पता कर सके, साथ ही साथ और क्या कर सके, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होता है। इट इज़ कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन अ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये पता है कैसे किया जाता है, इसको रॉकेट से ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है अर्थ के इन सैटेलाइट को, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किए जा सके। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज़ मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है, तो वो है मून।
अब हम मून के बाद जो हमारा सन का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में जान लेते हैं। अब अब मैं क्या क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या मून सिर्फ अर्थ पे ही है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मून अलग प्लैनेट्स पे भी है। मून सिर्फ अर्थ पे नहीं, बाकी और प्लैनेट्स में भी पाया जाता है और डिफरेंट नंबर्स में पाया जाता है। जैसे कि अर्थ के पास एक मून है, तो मार्स के पास 2 मून है, जुपिटर के पास 16 मून है, सैटर्न के पास 18 मून है और यूरेनस के पास 17 मून है, नेपच्यून के पास 8 मून है। इसी तरह हर प्लैनेट पे मून का नंबर अलग अलग है। सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं सैटेलाइट्स है, बाकी अलग अलग प्लैनेट्स में भी सैटेलाइट्स है। मून डायमीटर 1/4 दैट ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर कितना है? वो अर्थ के डायमीटर्स का सिर्फ 1/4 है। appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। अब मून हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसका क्या रीज़न है? क्योंकि ये हमारे प्लानट से बहुत ही नज़दीक है बाकी सेलेस्टियल बॉडी की तुलना में, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अब ये हमारा डिस्टेंस है, ये कितना दूर है ये अर्थ से? तो ये है 3,84,400 किलोमीटर अवे। मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब ये मून, जैसे कि मैंने बताया था प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है फिक्स्ड पाथ पे, वैसे ही मून रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के अराउंड एक रिवॉल्व करता है प्लैनेट्स के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे। वो फिक्स्ड पाथ पे भी रिवॉल्व करता है प्लस अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। और ये रोटेशन को, ये रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए मून को कितना समय लगता है? तो मून को लगता है 27 डेज़। इसको वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में भी 27 डेज़ लगता है, साथ ही साथ एक रोटेशन अपने एक्सिस पे करने के लिए भी उसको 27 डेज़ लगता है। अब हमें मून का एक ही हिस्सा हमें विजिबल होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि अर्थ को प्लैनेट यानी अर्थ को मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 27 डेज़ लगता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करने के लिए उसको समय टोटल 27 डेज़ ही लगता है, जिस वजह से हमें मून का एक ही हिस्सा विजिबल रहता है। इट डज़ नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर सर्वाइवल। इस पर ना ही एयर है, ना वाटर है, गैसेस है, इसलिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है कंडीशन, वो सारे कंडीशन यहाँ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन ऑन इट्स सर्फेस। तो मून पे है क्या? मून पे है माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन। अब हम मून देखिए, जैसा हमारा मून कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरी ड्राइंग ख़राब है लेकिन फिर भी समझने के लिए सही है। तो मून इस तरह दिखता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे धब्बे से नज़र आएंगे। दिखते हैं ऐसे कुछ धब्बे? पूरा हमारा मून है वो हमेशा मतलब पूरा वाइट नहीं दिखता है, उसमें कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है क्योंकि माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशन की वजह से ये काले धब्बे हमें नज़र आते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो सबसे पहले आदमी थे हमारे जो अर्थ सरफेस पे पहली बार गए थे। और कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ फेजेस ऑफ मून को डिस्कस कर लेंगे। फेजेस ऑफ मून को, कि मून का हमेशा शेप और साइज़ बदलते रहता है, उसका रीज़न क्या है? ये हमारा अर्थ हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, ये हमारा अर्थ है और ये मून है। यहाँ भी मून रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड। ड्राइंग ख़राब है बट ठीक है, समझ लीजिए। ये हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ है ये।
यहाँ से सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट यहाँ पहुँच रही है मून पे, ये अर्थ पे नहीं जा रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, अर्थ पे नहीं पहुँच पा रही, इसलिए ये हमारा मून हमें अर्थ पे नहीं दिखता। तो इस फेज, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यू मून डे, इसको, जिसको हम लोग हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं। फिर जैसे ही मून थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका थोड़ा सा भाग हमें विजिबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट आने लग जाती है, थोड़ी बहुत लाइट आने लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा भाग हमें विजिबल दिखता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्सिक क्रिसेंट कहेंगे। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसको कहेंगे फर्स्ट क्वार्टर, फिर थोड़ा और लाइट दिखने लगता है, थोड़ा सा मून और दिखने लगता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्सिंग क्रिसेंट। फिर जब यहाँ पहुँचता है तो फिर थोड़ा सा और दिखने लगता है, इतना दिखने लगता है, बहुत ज़्यादा दिख गया, यहाँ से यहाँ इतना दूर में विजिबल हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैक्सिंग गिब्बस कहेंगे। फिर अब ये अर्थ, मून और सन एक लाइन में आ गए। अब ये सनलाइट अर्थ पे पूरा पड़ रहा है, अर्थ पे पूरा पड़ रहा है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, तो अब मून पूरा ही विजिबल होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फुल मून, फुल मून, फुल मून कहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अब ये वापस से ये कम होना शुरू हो जाएगा, अब हमें मून का इतना सा भाग विजिबल रहेगा। अब इसको क्या कहेंगे, वैनिंग गिब्बस कहेंगे। फिर वैसे ही ये यहाँ पे लास्ट क्वार्टर होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर था ऊपर में और यहाँ लास्ट क्वार्टर होगा, फिर इतना भाग विजिबल होगा, फिर इतना, धीरे धीरे मून छोटा होते जा रहा है, फिर लास्ट में फिर से हमें मून नहीं दिखाई देगा, न्यू मून हो जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता ही रहेगा इस तरीके से। तो फेजेस ऑफ मून हमने समझ लिया कि कैसे होते हैं, फेजेस ऑफ मून इस तरीके से होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशंस किसे कहते हैं, पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। एग्जाम्पल, उर्सा मेजर, बिग बियर, बिग बियर या ग्रेट बियर कहते हैं इसको, या और एक है ओरायन। उर्सा मेजर को हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं। कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, जब स्टार्स एक पैटर्न बनाए, स्टार्स जब एक पैटर्न बनाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहेंगे। एक उनमें से कॉन्स्टलेशन का, एक कॉन्स्टलेशन का नाम है उर्सा मेजर, जिसे हम लोग ग्रेट बियर भी कहते हैं। और देखो, उर्सा मेजर या सप्तऋषि भी इसको हिंदी में कहते हैं। सप्तऋषि के थ्रू हम लोग नॉर्थ स्टार का पता कर सकते हैं। जैसे ये हमारे दो स्टार हैं, सप्तऋषि के स्टार है, जब हम इनके सिधाई में देखेंगे, इनके स्ट्रेट में देखेंगे, तो हमें पोल स्टार या नॉर्थ स्टार दिखेगा। ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, ये अपना कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। नॉर्थ स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। एंशियंट टाइम में लोग डायरेक्शन का पता कैसे करते थे, तो नॉर्थ स्टार के थ्रू ही पता करते थे, क्योंकि वो उसका पोजीशन हमेशा एक ही जगह रहता है, वो कभी चेंज नहीं करता, इस वजह से करते हैं। अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रॉइड्स। एन एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। अब एस्ट्रॉइड भी ऐसी बॉडी होती है, रॉकी बॉडी होती है, जो सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। स्मॉलर देन प्लैनेट बट लार्जर देन पेबल साइज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ये जो होते हैं एस्ट्रॉइड, ये प्लैनेट से छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये पेबल साइज मेटेरॉइड से बड़े रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, एन एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी बॉडी दैट ऑर्बिट्स द सन। Asteroids are smaller than a planet, but they are larger than pebble-sized objects that we call meteoroids.
Most of the asteroids in our solar system are found in the main asteroid belts, a region between Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. अब हम मेटेरॉइड्स को पढ़ लेते हैं. हम लोग मैंने पढ़ा था ना, मेटेरॉइड्स से बड़े होते हैं लेकिन प्लैनेट से छोटे होते हैं एस्टेरॉइड. अब मेटेरॉइड्स क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग कि मेटेरॉइड्स होता क्या है. Sometimes one asteroid can smash into another. This can cause small pieces of the asteroid to break off. Those pieces are called asteroids. कभी कभी एक एस्टेरॉइड टूट जाते हैं. किसमें? दूसरे पीस, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं. तो वो पीसेस क्या होते हैं? वो सारे पीसेस को हम लोग, ये गलत हो गया एस्टेरॉइड, यहाँ मीटरॉइड्स होगा. तो वो टूटे हुए जो पार्ट्स रहते हैं वो क्या होते हैं? मीटरॉइड्स होते हैं. एस्टेरॉइड टूटते हैं तो मीटरॉइड्स बनते हैं. इफ़ अ मीटरॉइड कम्स क्लोज इनफ टू अर्थ एंड इंटर अर्थ atmosphere, it vaporizes and turn into meteor, streak of light in the sky. जब मीटरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो वो वेपोराइज होते हैं और क्या में टर्न होते हैं? तो वो मीटियोर में टर्न होते हैं, स्ट्रीक ऑफ लाइट. इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं. जैसे टूटता हुआ तारा नज़र आता है, वो एक्चुअली में स्टार नहीं होता, लेकिन उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीटियोर कहते हैं. If a meteorite comes close enough to the earth and enters earth atmosphere, it vaporizes and turns into meteor, a streak of light in the sky. Because of their appearance, these streaks of light are sometimes called shooting stars. But meteorites are not actually stars. Because meteors leave streaks of light in the night sky, they are sometimes confused with comets. हम लोग कभी कभी इससे कॉमेट्स से भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो कॉमेट्स नहीं होते. ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं. कॉमेट्स के बारे में हम लोग आगे बताते हैं कि कॉमेट्स क्या होता है. कॉमेट्स मेड ऑफ आइस एंड डस्ट. अब मीटरॉइड्स किससे बने हुए रहते हैं? तो रॉकी आइटम्स, एस्टेरॉइड और मीटरॉइड्स रॉकी बॉडीज़ होते हैं. लेकिन कॉमेट्स क्या होते हैं? आइस और डस्ट से बने हुए रहते हैं. लेकिन जब ये वेपोराइजेज होते हैं, जब सन के नज़दीक आते हैं तो ये स्टार्ट वेपोराइजिंग. तो फिर क्या होता है? तो ये एक धुंधला सा, मतलब एक टेल की तरह फॉर्म कर देते हैं. कॉमेट टेल की तरह फॉर्म करते हैं, जैसे वो अर्थ सरफेस पे आते हैं. As comet orbits take it towards the sun, the ice and dust begin to vaporize. That vaporized ice and dust become comet's tail. वो टेल की तरह बन जाते हैं. मीटरॉइड्स. अब मीटियोर्स जब अर्थ सरफेस पे जो आते हैं उसको मीटियोर्स कहते हैं, लेकिन जब वो पूरे वेपोराइज नहीं हो पाते तो वो क्या होते हैं? अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं और हॉलो क्रिएट करते हैं. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग मीटरॉइड्स कहेंगे. अब कुछ जनरल इजी टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ. एस्ट्रोनॉमर. Those who study celestial bodies and their movements are called astronomers. जो celestial bodies और उनके movement के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. गैलेक्सी. A huge system of billions of stars and clouds of dust and gases are called galaxy. गैलेक्सी क्या है? बिलियंस ऑफ स्टार मिलके क्या बनाते हैं? तो एक गैलेक्सी बनाते हैं. मिल्की वे गैलेक्सी एक एग्जाम्पल है. इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी आता है. मिल्की वे गैलेक्सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्काई. इसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं. यूनिवर्स. मिलियन ऑफ गैलेक्सी मेक्स द यूनिवर्स. अब स्टार्स मिलके गैलेक्सी बनाते हैं और गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. अब मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग से कि हम स्टार्स, मून सिर्फ हम लोग रात में ही क्यों देख सकते हैं, दिन में क्यों नहीं देख पाते? तो इसका रीज़न ये है कि स्टार और मून जब दिन के समय सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट बहुत ब्राइट होती है,
इतनी ब्राइट होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते स्टार्स और मून्स को, हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन रात के समय ये नहीं होती है जब, तब वो स्टार्स और मून विजिबल होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आप एक टॉर्च जलाइए और उसमें एक पेपर लीजिए। सबसे पहले एक पेपर लीजिए, उसमें एक छोटे छोटे छेद कर दीजिए। फिर उसको फिर टॉर्च के ऊपर रखिए। उसके बाद जब CFL का लाइट जलाइएगा तब आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप रूम को पूरा डार्क कर दीजिएगा तो वो जो छेद बने रहेंगे ना, तो और जब आप टॉर्च को ऑन करिएगा तो उसमें से छोटे छोटे स्टार्स की तरह दीवार पे आपको दिखाई देने लगेंगे। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने ये चैप्टर पूरा आपके साथ डिटेल में पढ़ा दिया है। अब मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।